जय हिंद साथियों। जो हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है तो उसकी पिछली क्लास में हमने प्रकाश से रिलेटेड थ्योरी देखी थी और आज की क्लास में भी हम थ्योरी ही देखेंगे। फिर हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है हम थ्योरी आज की क्लास में कवर करेंगे। चलो तो आज की क्लास में जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन अलग होता है और रिफ्रैक्शन अलग होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, यानी कि प्रकाश का किसी चीज से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। लेकिन जो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? अलग होता है। जैसे कि ये क्या है? चश्मा है, तो इसमें क्या हो रहा है? लाइट जो है, लाइट क्या हो रही है? एक मीडियम से दूसरे माध्यम में क्या हो रही है? गुजर रही है। जैसे कि इससे क्या हो रहा है? लाइट जो है आर पार हो जा रही है इसकी, यानी परावर्तित तो हल्की फुल्की हो रही है लेकिन क्या हो रही है? बाकी की गुजर जा रही है। तो इस गुजरने को ही क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब क्या होता है ना कि जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरेगी ना तो कुछ ना कुछ क्या होगा? उसमें परिवर्तन होगा। क्या होगा? ये चीज, पहली चीज तो ये इसको जो है अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हमने क्या लिए? दो माध्यम लिए। एक ले लिया विरल जिसको बोलते हैं रेयर, और दूसरा ले लिया डेंसर यानी सघन। देखो कुछ मत करना, एक गिलास में पानी लेना कांच की और उसमें पेंसिल को डुबा के देखना। बचपन में जो है बहुत ऐसा करके देखा होगा। पेंसिल कैसी दिखती है? मुड़ी हुई दिखती है। क्यों दिखती है? अपवर्तन के कारण दिखती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ऊपर वाला जो मीडियम है वो विरल है, मान लो एयर ले ली हमने, और नीचे वाला जो है वाटर यानी सघन ले ली। तो इसमें क्या होता है? कोई रे यानी कि जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, वो रे क्या होगी? जब इस दूसरे माध्यम से होकर गुजरेगी तो क्या होगी? पहले जानी कैसी थी? जानी थी सीधी। लेकिन क्या है ना कि यहाँ का माध्यम अलग है और यहाँ का माध्यम अलग है। तो ये था विरल वाला, ये था सघन वाला, तो ये क्या हुई? अभिलंब की ओर झुक गई। क्या हो गई? अभिलंब यानी नॉर्मल की ओर झुक गई। देखो जानी ऐसी थी लेकिन ये कैसी बेंड हो गई? ऐसी बेंड हो गई। तो इसी को क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे। अपवर्तन बोलेंगे। ठीक, ये इसका बैंड हो जाना, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जब कोई प्रकाश किरण आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि जब ऊपर विरल रहे यानी विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। वहीं जब डेंसर यानी सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। देखो यहाँ पे क्या था? ऐसी सीधी आनी थी लेकिन ये क्या हो गई? दूर हट गई। अभिलंब यानी नॉर्मल से क्या हो गई? दूर हट गई। तो ये क्या था? मीडियम का अंतर था। अब देखो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, तो अब हम इसको समझते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो अलग अलग है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये हम समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझते हैं अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ये कुछ भी नहीं है भैया, एक प्रकार का संख्या, एक प्रकार का नंबर है जो ये बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितने गुना कम या ज़्यादा होगी। ये यहीं लिखा हुआ है, बस अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, आगे समझ में आ जाएगा। फिर एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना वो अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश की किरण क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। और ये कितनी मुड़ेगी ये अगर निकालना है तो उसके लिए क्या है? स्नेल का नियम है, वो आगे हम पढ़ लेंगे। बाकी देखो एक डेफिनेशन और दी जाती है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है उन दोनों का रेशो भी क्या कहलाता है? अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रकाश की जो चाल है वो हवा में क्या होगी? सबसे तेज होगी। निर्वात में सबसे तेज, फिर हवा में। और वहीं अगर मैं मीडियम क्या करते जाऊँ? डेंसर करते जाऊँ, यानी कि घनत्व उसका बढ़ाते जाऊँ। मान लो पानी ले लिया, गिलास ले लिया, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे करके क्या होगी? स्पीड क्या होगी? उसकी घटेगी उसमें। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि देखो जो डेंसिटी है, डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी यानी स्पीड होगी उसमें क्या होगी? कम होगी प्रकाश की। वहीं अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी अगर कम है तो म्यू यानी अपवर्तनांक भी क्या होगा? कम होगा। और जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी? इसमें ज़्यादा होगी। देखो यहाँ से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि हीरा जो होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। हीरे की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, इसलिए अपवर्तनांक ज़्यादा, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई होगी,
वो ये कि म्यू जो होगा वो 1/v ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए हो गया क्योंकि म्यू ज़्यादा तो वी कम, वी कम तो म्यू ज़्यादा। ये चीज़ समझ में आई। अब क्या होता है, जैसे मान लो हमने दो माध्यम ले लिए, एक माध्यम ये ले लिया, एक माध्यम ले लिया। इसका अपवर्तनांक μ1 था और v1 इसकी वेलोसिटी थी, इसका अपवर्तनांक μ2 था और इसकी वेलोसिटी v2 थी। तो हमको जैसे मान लो कोई तीन चीज़ दे दी और चौथी चीज़ पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि μ1/μ2 बराबर में v2/v1 होगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो चाल होगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो इस चीज़ को भी क्या है यहाँ से ध्यान रखना, कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्या करता है, न्यूमेरिकल दे देता है। अब समझते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है और हम लोग क्या करते हैं, इसको गलत करके आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल है, दोनों में प्रकाश की चाल है, मान लो एयर में है, मान लो गिलास में है, तो मीटर पर सेकंड कट जाएगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़, इसका जो भी वैल्यू होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, इकाई से ज़्यादा होगी। या तो इकाई होगी या इकाई से ज़्यादा होगी, कभी भी इकाई से कम नहीं होगी। अब देखो ये पूरी लिस्ट लगी हुई है, इसमें क्या बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें क्या है कि अपवर्तनांक पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि केरोसिन, तो केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44। उसने पूछ लिया जल का कितना होता है, 1.33। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, वायु में कितना होता है। वैसे तो इकाई बोल देते हैं, लेकिन जो ग्रुप डी हुआ, कुछ एग्जाम ऐसे हुए जिसमें क्या है ना कि पूरा पूछा गया। उसने दे दिया 1, एक में दे दिया इकाई, एक में दे दिया 1.0003, एक में दे दिया 003। तो कुछ इस प्रकार से पूछा गया, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना, 1.0003 होता है। 1.0003 क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक। तो इस लिस्ट में कोई भी अपवर्तनांक इकाई से कम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ों में उससे कम होती है, तो वैल्यू हमेशा इकाई से ज़्यादा ही आना है, सिंपल चीज़ है। अब देखो दो चीज, एक होता है एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्षिक यानी कि रिलेटिव अपवर्तनांक। तो इसमें कुछ भी नहीं, अगर मैं सापेक्षिक की बात करूं ना, तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, सापेक्षिक वाला। और अगर वहीं निरपेक्ष की बात करूं तो प्रकाश किरण जब वायु या निर्वात से किसी माध्यम में जाएगी तो वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष कहलाएगा। तो हम ये जितने भी लिखे हैं वो इसके आधार पे लिखे हैं, इसको हमको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, बस इसमें समझो। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला कि हवा का, मतलब कि मैंने बोला हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक निकालना है। हवा के सापेक्ष गिलास, इसको मैंने जी बोल दिया। तो इसमें क्या होगा, म्यू जी। यानी कि मैंने बोला हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक निकालना, तो कैसे निकलेगा, तो अपन को लिखना पड़ेगा म्यू जी अपॉन म्यू है। अब क्या होता है, मैं आपको बोलूं कि जो वेलोसिटी होगी वो अपोजिट होगी, यानी कि भाई हवा की जो वेलोसिटी हवा में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी, कम होगी गिलास में। तो यहाँ से क्या हो गया, गिलास हो गया। भाई वेलोसिटी अपोजिट होगी, जैसे मैंने ये बताया था आपको, इसलिए तो बताया था। क्यों? क्योंकि इसका क्या होगा, पलट के जाएगा। अब देखो कि हवा में, मतलब हवा में यानी एयर में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वहीं अगर मैं बात करूं गिलास में, तो गिलास में कितनी स्पीड होती है, तो वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भैया पूरा कट जाएगा और 3/2 का मतलब कितना आएगा, 1.5 आएगा। जैसे कि ये लिखा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया, 1.5 हो गया। यहाँ से कितना निकलेगा, 1.5 निकलेगा। तो समझ आया होगा, कुछ इस प्रकार से अपवर्तनांक निकालते। एक और बता दे रहा हूँ, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ये क्या होगा, μw अपॉन में। अब वेलोसिटी अपोजिट होगी, यानी वेलोसिटी क्या, हवा में और वेलोसिटी गिलास में। तो ये होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कट पिट के कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। किसका, जल का था, 1.33 आ जाएगा। करके देख लेना। तो कुछ इस प्रकार से क्या है, हम अपवर्तनांक निकालते हैं। ये लिस्ट पूरी की पूरी याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज़ याद रखना, मात्रक वाली, और हमेशा वैल्यू क्या होती है, इकाई या इकाई से ज़्यादा होती। और इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फिर आगे समझते हैं। जैसे मैंने जो पहले डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी, स्नेल के नियम के हिसाब से थी
कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टिव एंगल है उन दोनों के बीच का जो अनुपात था वही क्या था, अपवर्तनांक था। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि होता क्या है इसमें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। जैसे मैंने पहले क्या बताया था, यहाँ पे जो एयर लिखी थी, ए लिखा था, यहाँ पे गिलास लिखा था, उसमें क्या था, एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, क्योंकि वो ऐसा करके पूछ लेता है, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब बात करते हैं क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल की। तो क्रिटिकल एंगल कुछ भी नहीं है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक रे भेजी, एक किरण भेजी, ये माध्यम ठोस था, ये था गैस। तो जैसे मान लो मैंने रे भेजी ऐसी करके, तो क्या होगी, ये अपने मार्ग से जानी सीधी थी लेकिन अपने मार्ग से विचलित होगी और क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा माध्यम है, रेयर माध्यम है, गैस वाला मीडियम है। तो जो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल है वो एक ऐसा एंगल है जिससे कि किरण को, यानी कि जो प्रकाश किरण है उसको भेजने पर जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे मान लो मैंने एक ऐसा एंगल ले लिया, ये एंगल ऐसा ले लिया, ठीक है, ये आई, ये एक ऐसा एंगल ले लिया जिससे कि जो रिफ्रैक्टिव एंगल है ना वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, 90 डिग्री, यानी ये देखो 90 डिग्री हो गया। बस यही क्या है, क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है। समझ में आया होगा कि एक ऐसा कोण, मतलब एक ऐसा आपतित कोण, आपतन कोण जिससे कि अपवर्तित किरण क्या हो जाए, 90 डिग्री के एंगल से क्या हो जाए, चली जाए दूसरे माध्यम में। तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल। ये चीज भी पूछा जाता है कि जो क्रिटिकल एंगल है उसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा। फिर एक चीज इसी से रिलेटेड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो एक ऐसा एंगल यानी कि क्रांतिक कोण जो है, मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो इंसिडेंट एंगल था ना, वो एक ऐसे एंगल पे हो कि जो अपवर्तित किरण है उसका मान जो है ना 90 डिग्री से भी क्या हो जाए, ज़्यादा। यानी कि देखो ये आई इतना है कि जो आर बन रहा है, यहाँ पे जो आर बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं आई को और बढ़ा दूँ, मैं आई को और बढ़ा दूँ तो आर क्या हो जाएगा, आर 90 डिग्री की जगह ज़्यादा चला जाएगा। तो होगा ये कि प्रकाश किरण जिस माध्यम में थी उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस से अपवर्तित हो जाएगी। तो ऐसे एंगल को क्या, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस से लौट गई। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको भी ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अभी लिस्ट बना के लगाऊंगा पूरी, तो उसको जो है पूरा अच्छे से याद कर लेना। फिर बात करते हैं इंद्रधनुष यानी रेनबो की। तो इसमें केवल इतना ही याद रखना है कि इसमें परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सभी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सभी होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जो है मैं इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल की लिस्ट होती है वो सभी की सभी यहाँ पे लगा दूंगा। अब समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि परावर्तन। तो परावर्तन जो है वो कैसी घटना, सच्ची, जो भी चीज़ इसमें दिख रही है ना वो सच्ची है। भाई एने में आप अपने आप को देख रहे हो तो सच्चा ही दिख रहा है ना। जैसे प्लेन मिरर, पेरिस्कोप का उदाहरण जरूर याद रखना। पेरिस्कोप में जो है वो किस उस पर काम करता है, तो परावर्तन पे ही आधारित है। 90 डिग्री के एंगल पे दो क्या लगे होते हैं, इसमें ग्लास लगे होते हैं, यानी कि मिरर लगा होता है। पेरिस्कोप जो होता है पनडुब्बी में लगा होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर बात करते हैं जितनी भी झूठी चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पे आधारित। जैसे कि भैया बाल्टी में पानी लोगे ना तो ऐसा देखोगे ना तो तली उसकी उभरी हुई दिखेगी, यानी ऊपर दिखेगी, मतलब जगह से मेन क्या दिखेगी, ऊपर दिखेगी। जैसे कि नदी वगैरह में देखो मछली, तो मछली को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मछली पास में ही है, मछली क्या है, पास में ही है, लेकिन वहाँ पे होती नहीं है। वो एक्चुअल क्या होती है, उसके थोड़ी नीचे होती है। वो ऐसा ही पूछते हैं कि कोई एक मछली को जो है पकड़ना है, वो पानी में है, तो उसको निशाना कहाँ लगाना पड़ेगा, मछली जहाँ पे वहाँ या उससे थोड़ा सा नीचे, तो उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि मछली वास्तविक में वहाँ होगी नहीं, वास्तव में वहाँ पे नहीं होगी। तो कोई भी चीज़ तल से ऊपर उठी हुई दिख रही है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। पेंसिल टेढ़ी दिख रही है, गिलास में अगर पेंसिल डालोगे ना तो वो तिरछी दिखती है, लेकिन वास्तव में होती है क्या, नहीं होती है। तो ये चीज़ होगी। तारों का टिमटिमाना इसी का उदाहरण है। फिर सूर्य का जगह से ऊपर दिखना, जैसे कि सुबह और शाम के टाइम देखोगे ना तो सूर्य क्या है, वहाँ पे होगा नहीं पर हमको दिखेगा, तो वो चीज़ किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण ही होती है। फिर बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके कारण कोई भी चीज़ चमकीली दिखती है। जैसे हीरा चमकता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और मैंने आपको बताया
कि उसमें होता क्या है कि जो क्रांतिक कोण है 90 डिग्री की जगह और क्या होता है, उसका मान ज़्यादा होता है। क्रांतिक कोण 90 डिग्री ना होकर के ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होती है वो उसी माध्यम में लौट जाती है। फिर बात करते हैं रेत की मरीचिका। अच्छा, हीरे का जो अपवर्तनांक है वो भी याद रखना 2.42 होता है, याद रखने योग्य बात है। रेत की मरीचिका बहुत पढ़ी है ये चीज़ को, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बस इसका एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल आती है, सिग्नल भेजना है ना, कोई विद्युत चुंबकीय तरंग, तो वो सब इसके माध्यम से चली जाएगी। फिर बात करते हैं प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग मतलब रंगों का फैलना, रंगों का फैलाव। जैसे कि आसमान का रंग नीला किसके कारण दिख रहा है, तो भैया किसके कारण दिख रहा है, स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि रंग फैल रहे हैं और आसमान का कलर नीला दिखाई दे रहा है। सूर्य का उगते व डूबते समय लाल दिखाई देना, क्या है, लाल दिखना, यानी देखो सूर्य के आसपास लालिमा होगी ना, वो किसके कारण होगी, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण। क्योंकि और वहां पे लाल ही क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का ज्यादा क्या होता है, प्रकीर्णन होता है दूसरे कलर की अपेक्षा, इसलिए वो लाल दिखता है। समुद्र का पानी नीला, ठीक। फिर बात करते हैं विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन की। तो डिस्पर्शन जो है उसमें क्या होता है, रंग का मुड़ना। भाई वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई लाइट रे होगी और वो अपने क्या होगी, कलरों में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है। तो इंद्रधनुष जो होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, क्योंकि उसमें क्या है, अलग अलग कलर दिखते हैं ना, उसमें इंद्रधनुष में कलर दिखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था उसमें परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और साथ में एक चीज ये भी याद रखना, विक्षेपण भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। क्योंकि जो पानी की बूंद होती है, तो इंद्रधनुष का मतलब क्या, चमकता है ना वो, तो उसमें ये चीज भी होती है। तो भैया ये थी पूरी लिस्ट, है ना। इसको जो है काफी अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं। इसकी अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।